जय श्री गणेश दोस्तों। हमारी आज की कहानी है सच्चाई। अब शुरू करते हैं कहानी। प्यारा भैया मेरा दूल्हा राजा बनकर आ गया। प्यारा भैया मेरा। आज शांति निवास में ये गाना अपने तेज धुन पकड़े हुए बज रहा था। पूरे घर में हलचल और खुशियां थी। हो भी क्यों ना, आज इस घर के छोटे बेटे समर की शादी थी। समर देखने में सुंदर और स्मार्ट, पेशे से इंजीनियर था, लेकिन स्वभाव से निहायत ही घमंडी और बदमिजाज बदतमीज था। ऋचा इस घर की बड़ी बहू, जो एक मध्यम वर्गीय परिवार से थी, उसकी शांति निवास में कोई इज्जत नहीं करता था। बात बात में उसको उसके मायके वालों को लेकर ताने देना और नीचा दिखाना सास लताजी, ननद रेणु और पति सोमेश के साथ साथ पूरे परिवार की आदत थी। हर बात में हर रिश्तेदार के सामने ये जताया जाता कि बिना दहेज शादी करके उन लोगों ने ऋचा पर कितना बड़ा एहसान किया है, जबकि सच इसके बिल्कुल उल्टा था। लता जी को अपने शराबी और सक्की बेटे के लिए कोई रिश्ता ही नहीं मिल रहा था। आखिर में झूठी प्रोफाइल बनाकर और झूठ बोलकर सोमेश का विवाह ऋचा से करा दिया गया। पढ़ी लिखी ऋचा दोहरे चरित्र के लोगों के बीच आकर फंस गई। किसी से कहकर कोई फायदा नहीं था उसको, क्योंकि जब भी वो अपने मायके वालों को ये बात बताती, कोई उसकी बात सुनने की बजाय सब उसको भागे का नाम दे देते। पैसा होने की वजह से समाज में रुतबा और रसूख भी ससुराल वालों का बहुत था, लेकिन दरवाजे पर लगे महंगे पर्दे के पीछे की सच्चाई बिल्कुल ही उल्टा था। आए दिन ऋचा के साथ छोटी छोटी बातों पर गाली गलौज, ताने मारना, व्यंग्यों के बाण चलाना आम बात थी। ऐसा कोई दिन न बीतता जिस दिन उसको सुख की रोटी सम्मान से नसीब हो। पूरे घर के काम और घर के हर सदस्य के छोटे से छोटे काम उसके भरोसे ही थे। एक बार हिम्मत की आवाज उठाने की कि इतना काम उससे अकेले नहीं हो पाता। तभी रेनू ने कहा, अच्छा महारानी जी, बात तो ऐसे कर रही हैं जैसे महलों में रही हैं। बाप की औकात नहीं थी बेटी को विदा कर सके, और बेटी के इतने नखरे, दहेज लेकर आती और बोलती तो अच्छा भी लगता। गुस्से में ऋचा ने कहा, पहली बात दीदी, आप शायद भूल रही हैं कि आप लोगों ने ही कहा था कि हम लोग दहेज के खिलाफ हैं, हमें कुछ नहीं चाहिए। और दूसरी बात, महल में तो ना सही, लेकिन मेरा छोटा सा मायका किसी महल से कम भी नहीं, जहाँ लोगों के बीच में एक दूसरे के लिए प्यार और सम्मान तो है। ऋचा का जवाब सुनकर माँ बेटी का मुंह बन गया। रेनू की शादी हो चुकी थी, लेकिन वो अपने ससुराल में ना रहकर मायके में ही रहती थी, क्योंकि वहाँ संयुक्त परिवार की वजह से काम बहुत होता। शाम को लता जी ने गुस्से में बात को इतना बढ़ा चढ़ाकर अपने बेटे सोमेश के सामने परोसा कि सोमेश ने ऋचा को इतना मारा कि वो ठीक से चल भी नहीं पा रही थी। अपनी पुरानी यादों के साथ काम करते करते ऋचा की आंखों के कोण गीले हो। तभी लता जी ने आवाज दी, कुछ ही देर में समर के ससुराल वाले आएंगे, तो खाने की तैयारी कर लेना। और हाँ, सबसे जरूरी बात की, अपने मायके के जेवर मुझे दे देना, वही समर के दुल्हन को चढ़ाऊंगी। लेकिन माँ जी, वो तो मेरी माँ के जेवर हैं। हाँ, तो वैसे भी तेरे बाप ने दिया ही क्या था शादी में, तो उस जेवर पर नियम से हक हमारा ही बनता है, समझी। ऋचा ने तय कर लिया कि अब वो और बर्दाश्त नहीं करेगी, ना समाज के डर से ना किसी और डर से। शाम को समर के ससुराल से सभी लोग आ गए। सबके आवभगत के बाद समर के होने वाले ससुर जी विजय जी ने कहा, समधन जी, मन में एक सवाल था, बुरा ना माने तो पूछूं। लता जी ने कहा, अरे क्या आप भी समधी जी, कहिए क्या कहना चाह रहे थे। विजय जी ने कहा, समधन जी, बहुत बार मन में आया कि आपकी बड़ी बहू से कभी नहीं मिला, मिलने की इच्छा थी। अगर कोई बात हो या वो मिलना ना चाहती हो तो रहने दीजिए, माफी चाहूंगा अगर मेरी बात खराब लगी हो तो। अरे नहीं नहीं समधी जी, रुकिए, अभी बुलाती हूँ, आवाज लगाते हुए लता जी ने कहा। ऋचा जरा इधर आना तो। दरअसल वो क्या है समधी जी, कि ऋचा छोटे घर से है, 2 साल हो गए, लेकिन अभी भी बिल्कुल नहीं बदली, वही पुरानी सोच। हमने तो बहुत समझाया कि अच्छे से कपड़े पहनो, थोड़ा रहन सहन बदलो, लेकिन नहीं किया, तो अब वो क्या कर सकते हैं। आप तो जानते ही हैं कि आजकल की लड़कियां सुनती कहाँ है किसी की। हम लोगों ने तो शादी भी बिना दहेज की करी, यहाँ तक कह दिया कि अगर आपके पास ना हो तो एक साड़ी में आशीर्वाद देके भेज दो हमारी बहू को। हमारे घर में तो बेटी बहू में कोई फर्क नहीं होता। मेरे लिए तो जैसे रेनू, वैसे ही मेरी दोनों बहुएं। तभी उनकी नजर पीछे खड़ी ऋचा से जा टकराई। नजरें चुराते हुए लता जी ने कहा, ये लीजिए आ गई ऋचा।
विजय जी ने ऋचा को देखकर कहा, आपसे मिलना चाहता था क्योंकि आप मेरी बेटी की तरह ही हैं। बारात में आप भी आइएगा। बातों बातों में उन्होंने कहा कि बेटा, अगर मेरी बेटी से कभी कोई भूल हो जाए तो माफ कर दीजिएगा, छोटी बहन समझकर। अभी उम्र ही कितनी है, सिर्फ 21 साल। तब ऋचा ने कहा, तो अंकल जी, क्या मैं जान सकती हूँ कि इतनी कम उम्र में आप अपनी बेटी की शादी क्यों कर रहे हैं? बेटी, आप तो जानती ही हैं कि आजकल समाज में दहेज कितना बढ़ गया है और मध्यम वर्गीय परिवार के लिए बिना दहेज दिए योग्य वर मिलना नामुमकिन है। सामने से इतना अच्छा रिश्ता चलकर आया तो भला कौन मना करेगा? वैसे भी समधी जी की अमीरी दूर दूर तक प्रसिद्ध है। ऋचा ने बीच में बात काटते हुए कहा, माफ कीजिएगा अंकल जी, थोड़ा कड़वा होगा, लेकिन आप अपनी बेटी को प्यार ही नहीं करते। वो तो बोझ है आपके लिए जिसे आप उतारना चाहते हैं। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं। बेटियां तो पिता के दिल का टुकड़ा होती है, चाहे अमीर की हो या गरीब की। अच्छा, फिर भी आप उसकी शादी उससे बड़े लड़के जो उम्र में उससे 15 साल बड़ा है, जो सक्की शराबी अय्याश होने के साथ साथ बदमिजाज और बदतमीज भी है, जिसके लिए लड़कियों का मतलब नेपकिन है, जिसे इस्तेमाल करो और फेंको, उसके साथ कर देना चाहते हैं। और अंकल जी, आप जैसी ही भूल 4 साल पहले मेरे पिता ने की थी, जिसका दंश मैं आज तक झेल रही हूँ। बड़े घर के लड़कों के साथ बिना दहेज शादी करना जिंदगी भर एहसानों की भारी गगरी सिर पर ढोने के जैसा ही है, जिसे मैं आज तक ढो रही हूँ। मकान और रसूख देखकर नहीं, लड़की की शादी लड़के का और उसके परिवार का चरित्र और व्यवहार देखकर करनी चाहिए। चलती हूँ, आगे आपकी मर्जी, आपको जो ठीक लगे। और जाते जाते ऋचा ने अपनी सास से कहा, और हाँ माँ जी, मैं अपनी माँ के जेवर किसी भी शर्त पर या डर से शादी के लिए नहीं दूंगी। कहते हुए ऋचा वहां से जाने लगी। तभी उसकी नजर सोमेश पर पड़ी, जो गुस्से में घुरते हुए उसे देखे जा रहा था। पास आके उसने ऋचा के कानों में धीरे से कहा, अब अपना हर्ष याद रखोगी तुम। आज पलटकर उसी लहजे में ऋचा ने भी कहा, फिर तो आजीवन जेल की सलाखों के पीछे भी जाने के लिए अपने पूरे परिवार के साथ तैयार रहना तुम भी। चलती हूँ, घर के अंदर रहना है कि जेल के, सोच कर रखना। कहते हुए ऋचा वहां से चली गई और लड़की वालों ने रिश्ता करने से मना कर दिया। उम्मीद है दोस्तों कहानी अच्छी लगी होगी, और अच्छी अच्छी कहानियां सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।